बहू की छवि एक साफ सुथरी सुंदर सी लड़की की होती है, लेकिन अगर बहू हर समय अपना सिर खुजलाती रहे तो बेचारे ससुराल वालों पर क्या गुजरेगी। ऐसा ही होता था स्वाति के ससुराल वालों के साथ, क्योंकि स्वाति के सर में था जुओं का बसेरा। तो चलिए देखते हैं जुएं वाली बहू। स्वाति हर समय अपना सिर खुजलाती रहती थी, जिसे देखकर उसकी मां नीलम बहुत गुस्सा करती थी। हर समय बस सिर खुजलाती रहना, तुझसे ये तो नहीं होता कि सर में जुएं वाली दवाई लगाकर शैम्पू कर ले और बालों को साफ रखे। अपने आलस के मारे तू हम सबके सिर में भी जुओं का घर बनवा देगी। माँ की बात सुनकर स्वाति अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति कॉलेज में पढ़ती थी और उसके सर में बहुत जुएं थी। वो अपने लंबे और घने बालों को कभी ठीक तरीके से साफ नहीं रखती थी और ना ही उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। घर हो या कॉलेज, उसके बगल में कोई नहीं बैठना चाहता था। शाम को घर के सारे लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी स्वाति भी वहां आ जाती है और अपनी मां नीलम के बगल में बैठ जाती है। तभी नीलम जोर से चिल्लाती है, स्वाति दूर हट जा यहां से, मेरे बगल में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मां? ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरे सिर में बहुत जुएं हैं, वे जुएं मेरे सिर में भी अपना घर बना लेंगे। नीलम स्वाति को डांट ही रही थी कि तभी स्वाति के पिता महेंद्र ऑफिस से घर आते हैं और वो नीलम से कहते हैं, स्वाति का माँ, कल स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम स्वाति को अच्छे से तैयार कर देना। अपनी लाडली से तुम ही कहो कि अपने बालों को जरा साफ कर ले। लड़के वालों के सामने सिर खुजलाती रहेगी तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। स्वाति वहीं बैठकर अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, तुम चिंता मत करो माँ, कल सुबह मैं पार्लर जाकर अपने बाल धुलवा लूंगी और कोई अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट ले लूंगी, इससे मेरे बाल अच्छे दिखेंगे। जो करना है कर, लेकिन अगर जुओं की वजह से तेरी शादी नहीं हुई ना तो तेरी खैर नहीं। दूसरे दिन स्वाति ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों में शैम्पू करवाती है और अपने बालों में एक अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट लेकर घर आ जाती है। शाम को उसे देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वालों को स्वाति बहुत पसंद आ जाती है और कुछ दिनों के बाद स्वाति की शादी अरुण से हो जाती है। ससुराल में आते ही जब स्वाति की सास उससे कहती है, स्वाति बहू अपने पैर से इस कलश को गिरा दे और घर के अंदर आ जा। स्वाति जैसे ही कलश को गिराने के लिए अपना एक पैर उठाती है, तभी उसके सिर में जुओं के काटने से बहुत खुजली होने लगती है और स्वाति अपने हाथ से अपना सिर खुजाने लगती है, जिस कारण स्वाति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तू गिर कैसे गई? स्वाति का पति अरुण उसे संभालता है और उठाता है। तभी स्वाति की ननद रिमझिम अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, भाभी के सिर में खुजली हो रही थी, कहीं भाभी के सिर में जुएं तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे सर में जुएं नहीं है। लेकिन तभी स्वाति की सास मंजू की नजर स्वाति के घूंघट पर जाती है। उसके घूंघट पर जुएं चल रही थी। रिमझिम, तू सही कह रही थी, बहू के बालों में तो इतनी जुएं हैं कि वे घूंघट तक आ पहुंचे। माँ, अब तो भाभी हम सबको भी जुओं का प्रसाद बांट देगी। तू चिंता मत कर, मैं इसके बालों में जुओं को मारने वाली दवाई लगा दूंगी। अगर आप लोगों का जुओं का पुराण खत्म हो गया हो तो क्या हम दोनों घर के अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। घर में आने के बाद स्वाति और अरुण आराम करने लगते हैं। दोनों बहुत थके हुए थे। स्वाति को तो फौरन नींद आ जाती है, लेकिन स्वाति के बगल में सोने के कारण जुएं अरुण के सिर में चली जाती हैं और वो रात भर अपना सिर खुजलाता रह गया। दूसरे दिन स्वाति सुबह उठ जाती है, लेकिन अरुण की नींद नहीं खुली। उसकी मां मंजू उसे जगाने के लिए आती है। अरुण उठ जा बेटा, दिन निकल आया है, पूरे दिन सोता ही रहेगा क्या? सोने दो ना माँ, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। रात भर मेरे सर में खुजली होती रही और मैं अपना सर खुजाता रहा। हे भगवान, हम तो जुएं वाली बहू घर ले आए। अब तो उसके सिर की जुएं हमारे सिर में भी ट्रांसफर हो जाएंगी और हमारी रातों की भी नींद हराम हो जाएगी। मंजू स्वाति को जुएं मारने वाली दवाई लाकर देती है और कहती है, स्वाति बहू, इस दवाई को रात में अपने सिर में लगा लेना और सुबह उठकर शैम्पू कर लेना। लेकिन माँ जी, मैं रात भर इस दवाई को अपने सिर पर लगाकर नहीं रह सकती। इस दवाई को लगाने से मेरे सिर में बहुत जलन होती है। स्वाति बहू, जलन तो होगी ही, लेकिन इससे तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन स्वाति अपनी सास की नजर बचाकर उस दवाई को फेंक देती है और अपनी सास से झूठ बोल देती है कि उसने वो दवाई अपने सिर पर लगा ली है। कुछ दिनों के बाद स्वाति के ससुराल में कुछ रिश्तेदार खाने पर आने वाले थे। स्वाति बहू, बरेली वाले चाचा चाची जी और कानपुर वाले मौसा मौसी जी और उनके बच्चे सब कल हमारे घर आ रहे हैं।
वो सभी खाना खाकर जाएंगे तो तू कुछ अच्छा सा डिश बना लेना। जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया सी कई तरीके की डिश बनाऊंगी। दूसरे दिन स्वाति रसोई में जाकर मेहमानों के लिए पकवान बनाने लगती है, लेकिन तभी उसके सिर में बहुत खुजली होने लगती है और वो आटा बेसन से सने हाथों से ही अपना सिर खुजलाने लगती है। हे भगवान, मेरा सिर तो फिर से खुजलाने लगा, इसे खुजलाकर कितनी राहत मिलती है। अपना सिर खुजलाते हुए ही स्वाति मेहमानों के लिए खाना बनाती है। दिन में जब सारे मेहमान घर पर आते हैं तब स्वाति की सास मंजू स्वाति के कमरे में जाती है और स्वाति से कहती है, स्वाति बहू, बाहर रिश्तेदार आ गए हैं, तू बाहर आकर सबसे मिल ले और सर पर घूंघट रख कर आना। जी माँ जी, अभी आती हूँ। सर पर घूंघट तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग मेरे सर की जुएं देख लेंगे। स्वाति मन ही मन सोचती है, बाहर कैसे जाऊं, मेरे सर की जुएं तो मेरे सर को बहुत काट रही हैं। ओह, कितनी खुजली हो रही है मेरे सर में। सबके सामने अपना सिर भी नहीं खुजा सकती, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने सिर पर घूंघट रखकर बाहर ड्राइंग रूम में आती है और सभी रिश्तेदारों के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने लगती है कि तभी स्वाति के सिर से उसका घूंघट थोड़ा सा सरक जाता है और उसकी चाची सास उसके सर में जुएं चलते हुए देख लेती हैं। वो बहुत जोर से चीखती हैं, बहू, तू दूर हट हट, मेरा पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाची जी? तेरे सर में तो बहुत जुएं हैं, तेरे सर की जुएं हमारे सर में भी आ जाएंगी। तभी स्वाति की मौसी सास को स्वाति के बालों में लगा आटा और बेसन भी दिखाई दे जाता है और वो भी कहने लगती हैं, इसने तो खाना बनाते समय अपने हाथों से अपने सर को खुजाया है और फिर उन्हीं हाथों से खाना भी बनाया है। इसके बालों में आटा और बेसन अभी तक लगा हुआ है। मंजू, अपनी बहू को थोड़ा साफ सुथरा रहना सिखा दो और जब इसके सर से जुएं चली जाएं तब हमें खाने पर बुलाना। तेरी बहू तेरे रिश्तेदारों का क्या स्वागत करेगी, वो तो अपने सिर में जुएं के रिश्तेदारों को दावत पर बुलाए बैठी है। सारे रिश्तेदार बिना खाना खाए वहां से चले जाते हैं, जिससे स्वाति के ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। अरुण बेटा, स्वाति बहू को उसके मायके छोड़ा और जब तक इसकी जुएं ठीक ना हो इसे वापस लेकर मत आना। और तू सुन स्वाति बहू, अब तू दोबारा इस घर में तभी कदम रखेगी जब तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। माँ, मेरा तो मन है कि इसे तलाक ही दे दूं। जब से शादी हुई है मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, बस अपना सर ही खुजाता रहता हूँ। तलाक की बात सुनकर स्वाति के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अरुण जी, आप इतनी छोटी सी बात पर मुझे तलाक दे देंगे? बात तो छोटी सी है, लेकिन इसी छोटी सी बात के कारण आज रिश्तेदारों के सामने हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। इससे पहले हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूर से आए रिश्तेदार बिना खाना खाए वापस चले गए हों। अब बातें मत करो और अपना सामान पैक करो। बेचारी स्वाति को अपने जुओं के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। वो धन से अपना सामान पैक करती है और अरुण उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। गाड़ी में भी अरुण स्वाति से दूर बैठता है। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने मायके आ जाती है। अरुण उसे घर छोड़कर बाहर से ही वापस चला जाता है। स्वाति को सामान के साथ आया हुआ देखकर उसकी माँ नीलम उससे कहती है, अरे स्वाति, तू सामान लेकर अकेले क्यों आई है? दामाद जी है? माँ, वो तो चले गए। क्यों चले गए? तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? माँ, वो मुझसे बहुत नाराज है। इतना कहकर स्वाति रोने लगती है और अपनी माँ के गले लगने के लिए आगे कदम बढ़ाती है। दूर 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 हट, दूर हट, मेरे पास मत आना। तेरे सर में बहुत जुएं हैं, मुझे तेरी जुएं नहीं चाहिए। माँ, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? पहले ये बता कि ऐसा क्या कर दिया तूने कि दामाद जी इतने नाराज हो गए। तब स्वाति ने अपनी माँ नीलम को सारी बात बताई, जिसे सुनकर नीलम ने कहा, क्या बात तलाक तक आ पहुंची? मैं तुझसे पहले ही कहती थी कि अपने सिर में जुएं वाली दवाई लगाए कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख स्वाति, अगर जुओं की वजह से तेरी शादी टूटी तो मैं तुझे इस घर से भी निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, इन जुओं के कारण सब मुझसे दूर चले गए हैं। मुझे हर हाल में अपने सर की जुओं को खत्म करना ही होगा। स्वाति अपने आंसू पोंछती है और उसी समय मेडिकल स्टोर जाती है और जुएं मारने वाली दवाई लेकर आती है। अब स्वाति रोज रात में सोने से पहले अपने सिर में जुएं मारने वाली दवाई लगाती और दूसरे दिन शैम्पू करती। उसने जुएं मारने वाली कंघी भी खरीदी और उस कंघी से अपने बालों के जुएं खुद निकाल कर मारती। इस तरह 1 महीने तक स्वाति ने अपने सर से जुओं को भगाने के लिए खूब मेहनत की। 1 महीने के बाद स्वाति के सर से सारी जुएं चली गई थी। उसने अपने पति अरुण को फोन करके ये बात बताई। अरे वाह,
अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लेने कल ही आ रहा हूँ। और दूसरे दिन स्वाति अपने पति अरुण के साथ अपने ससुराल आ जाती है। गरीबी एक अभिशाप होती है, लेकिन कहते हैं ना कि कोयले की खान में ही हीरे का जन्म होता है। सुमति भी ठीक ऐसी ही थी। वो अपनी सूझबूझ से अपने परिवार की हर मुसीबतों के आगे ढाल बनकर खड़ी रहती। तो चलिए देखते हैं सुमति की कहानी, गरीब किसान की बेटी। सुमति के पिता हरिहर एक गरीब किसान थे और मां श्यामली घर के काम के साथ साथ पिता की खेती में भी हाथ बटाती थी। सुमति के ताऊ ने बंटवारे के समय हरिहर को बहुत थोड़ी सी जमीन दी और खुद सारी जमीन हड़प ली। सीधा साधा हरिहर बड़े भाई के सामने मुंह न खोल सका। हरिहर के पास जमीन कम होने के कारण खेती भी कम होती थी, जिसके कारण हरिहर की कमाई बहुत कम थी और हरिहर का परिवार गरीबी में दिन काट रहा था। इसी गरीबी में सुमति का जन्म हुआ था। जन्म से ही सुमति के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो अपने परिवार के ऊपर आने वाले हर खतरे को पहले ही भांप लेती थी। इस बात का पता किसी को नहीं था, यहां तक कि सुमति को भी इस बात का पता तब चला जब वो 7 साल की थी। एक दिन, सुमति की माँ, मैं अनाज बेचने शहर जा रहा हूँ, रात तक घर लौटूंगा। ठीक है सुमति के बाबा, ये लीजिए, इस पोटली में मैंने रोटी और गुड़ बांध दिया है, रास्ते में जब भूख लगे खा लीजिएगा। बाबा, आज आप शहर मत जाओ, कल चले जाना। सुमति बेटा, मेरा आज शहर जाना बहुत जरूरी है। गांव के सारे किसान आज शहर जाकर अपना अनाज बेचेंगे, मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा और फिर माल बिकेगा, तभी तो घर में खाने के लिए राशन और अगली फसल के लिए पैसे आएंगे। लेकिन बाबा, आपकी फसल तो एक दिन बाद भी बिक जाएगी ना? हाँ सुमति बेटा, फसल तो एक दिन बाद भी बिक जाएगी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बाबा, आप आज शहर नहीं जाओगे बस। सुमति ने बहुत जिद करके उस दिन हरिहर को शहर जाने से रोक लिया। दूसरे दिन खबर मिली कि शहर जाने के लिए ग्रामीण जिस पुल को पार करते थे, वह पुल टूटकर गिर गया था और उस समय उस पुल से गांव के काफी सारे किसान गुजर रहे थे। इस हादसे में कई किसान नदी में डूबकर मर गए और कईयों को घायल हालत में नदी से बाहर निकाला गया। इस हादसे से हरिहर और श्यामली बहुत डर गए थे। सुमति के बाबा, अगर उस दिन सुमति ने आपको जिद करके नहीं रोका होता तो आपके साथ भी कोई हादसा हो गया होता। हाँ सुमति की माँ, सुमति के कारण ही मेरी जान बच गई। हरिहर और श्यामली ने इसे महज संयोग मान लिया, लेकिन सुमति को लगने लगा था कि उसके परिवार पर आने वाली हर मुसीबत का एहसास उसे पहले ही हो जाता है। धीरे धीरे सुमति बड़ी होने लगी। उसके परिवार की माली हालत अब भी वैसी ही थी, लेकिन श्यामली कम पैसों में भी परिवार का खर्च अच्छे से चला लेती थी। हरिहर, श्यामली और सुमति अपने छोटे से परिवार में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। हरिहर का बड़ा भाई लच्छू उसकी खुशियों को देखकर अब भी जलता रहता था और हमेशा यही योजना बनाता कि कैसे हरिहर और उसके परिवार की खुशियों में आग लगाई जाए। मालिक, हरिहर के पास आपसे बहुत कम जमीन है और खेती भी कम ही होती है, लेकिन क्या बात है कि वो और उसका परिवार गरीबी में भी बहुत खुश रहता है। इसी बात का पता तो मुझे लगाना है बिज्जू। एक बार हरिहर और उसके परिवार की खुशियों का राज पता चल जाए, बस फिर तो उन तीनों की खुशियों में आग कैसे लगाना है वो मुझे पता है। लेकिन मालिक, इस बात का पता कैसे लगेगा? तुम हरिहर के पास जाओ और उसके सामने मेरी अमीरी के गुणगान करना, फिर देखना कि क्या तब भी हरिहर के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ती है। उससे क्या होगा हुजूर? अगर हरिहर गरीबी में ही खुश है तो मैं उसे और भी ज्यादा गरीब बना दूंगा। ठीक है हुजूर। बिज्जू लच्छू का नौकर है और वो लच्छू के खेतों में काम करता है। लच्छू के कहने पर बिज्जू हरिहर के पास जाता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है, हरिहर भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे बड़े भाई लच्छू इतने पैसे वाले हैं, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते, लेकिन तुम इतने गरीब होकर भी इतने खुश कैसे रहते हो? बस इतनी सी बात, बिज्जू भाई, खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है,
बस मन में शांति और संतोष रहना चाहिए। मुझे भगवान ने जितना दिया है मैं उतने में ही खुश हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ। बिज्जू ने हरिहर की ये बात जाकर लच्छू को बता दी। अच्छा, तो उसके मन में शांति और संतोष है, मैं उसके मन की शांति और संतोष ही उससे छीन लूंगा। अगले दिन लच्छू एक छोटे से बोरे में जहर से भरा हुआ खाद लेकर हरिहर के घर गया। अरे हरिहर, कैसे हो? अरे लच्छू भैया, भैया प्रणाम। अरे दरवाजे से ही भगा दोगे क्या या अंदर भी बुलाओगे? अरे नहीं भैया, आप अंदर आइए। हरिहर ने लच्छू का बड़े अच्छे से आवभगत किया और उसे चारपाई पर बिठाया। तभी लच्छू ने जहर से भरे हुए खाद की बोरी हरिहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हरिहर, इस बार मैं शहर से बहुत ही बढ़िया खाद लेकर आया हूँ। इस खाद को खेतों में डालने से फसल बहुत जल्दी बढ़ती है और बहुत बेहतरीन फसल होगी। थोड़ी सी खाद मैं तेरे लिए भी ले आया हूँ, इसे आज ही अपने खेतों में डाल देना, फिर देखना थोड़े ही दिनों में कैसे तुम्हारी फसल लहलहा उठती है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आज ही ये खाद अपने खेतों में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है हरिहर, अब मैं चलता हूँ। लच्छू वहां से चला गया। वो मन ही मन सोचता जा रहा था कि कैसे हरिहर को उल्लू बनाया। अब हरिहर की मन की शांति और संतोष गई तेल लेने। लेकिन सुमति को इस बात का अंदेशा हो गया कि लच्छू ने हरिहर को जो खाद दिया उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुमति ने हरिहर से कहा, बाबा, हमारी फसल तो बिना खाद के ही बहुत अच्छी होती है, फिर हमें अपनी फसल में इस खाद को डालने की क्या जरूरत है? सुमति बेटा, लच्छू भैया ने इन खाद को अपने फसल में डालने को कहा है, फिर हमें इस खाद को अपने फसल में डालने से भला क्या दिक्कत होगी? ठीक है बाबा, अगर आपको ये खाद अपने खेतों में डालनी ही है तो पहले बहुत थोड़ी सी जगह पर इस खाद को डालना। अगर उस जगह की फसल अच्छी हुई तब आप इस खाद को पूरे खेत में डाल देना। हरिहर सुमति की इस बात को मान लेता है और वो थोड़ी सी जगह पर उस खाद को डालता है। दूसरे दिन हरिहर जब अपने खेत में जाकर देखता है तो उस जगह की फसल जल गई थी जिस जगह पर उसने लच्छू का दिया हुआ खाद डाला था, और वहां की जमीन भी बंजर हो गई थी। हरिहर के साथ श्यामली और सुमति भी वहां पर थी। देखा बाबा, ताऊ जी ने जो खाद दिया था उसमें जहर मिला हुआ था, तभी तो यहाँ की फसल जल गई। अगर वो खाद आप पूरे खेत में डाल देते तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती। सुमति बेटा, तूने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। हरिहर ने सुमति को गले लगा लिया। अब हरिहर और श्यामली को इस बात का एहसास हो गया था कि सुमति के अंदर आने वाली मुसीबत को भांप लेने की विलक्षण प्रतिभा है। वे दोनों हर काम करने से पहले सुमति की सलाह जरूर लेते। बाबा, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम ताऊ जी को सबक सिखा सकते हैं, और ताऊ जी ने जो आपकी जमीन हड़पी है वो भी हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा सुमति बेटा? बस मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करना। आप 2 दिन के बाद ताऊ जी के पास जाना और उनसे कहना कि जो खाद उन्होंने आपको दिया था उसे आपने अपने खेत में डाल दिया था और चमत्कार हो गया। 2 ही दिन में फसल लहलहा उठी और इस बार की फसल हर बार से ज्यादा अच्छी हुई है। ठीक है सुमति बेटा, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन हरिहर लच्छू के घर गया और जैसा सुमति ने कहा था ठीक वैसा ही उसने लच्छू से कहा। भैया, वो तो एक चमत्कारी खाद है। हरिहर की बात सुनकर लच्छू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लच्छू ने अपने मन में सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे जहर से भरा हुआ खाद दिया था, लेकिन वो खाद चमत्कारी कैसे हो गई? कहीं कोई जादू तो नहीं हो गया? आप क्या सोचने लगे लच्छू भैया? आपने भी तो अपने खेतों में वही खाद डाला है ना? हाँ हरिहर, मैंने भी अपने खेतों में वही खाद डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हरिहर के जाने के बाद लच्छू ने सोचा कि जब हरिहर ने उस खाद को अपने पूरे खेत में डाल दिया और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई, तो क्यों ना मैं भी उस खाद को अपने खेत में भी डालकर देखूं। और लच्छू ने लालच में आकर उस जहर से भरे खाद को अपने मजदूरों से कहकर पूरे खेतों में डलवा दिया। इस खाद को पूरे खेत में डाल दो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अब मेरी खेत की फसल भी सबसे अच्छी होगी। ऐसा सोचता हुआ लच्छू वहां से चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर वो यही सोचता रहा कि कल सुबह उठकर खाद का चमत्कार देखूंगा।
अगले दिन सवेरा हुआ। लच्छू खुशी के मारे भागा भागा अपने खेत पर गया। वहां जो उसने देखा वो तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लच्छू जोर जोर से रोने लगा। मेरी तो सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई, जमीन भी बंजर हो गई। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। अब ये बंजर जमीन मेरे किस काम की। लच्छू समझ गया कि हरिहर ने उसके साथ चाल चली है, लेकिन लच्छू इस बारे में हरिहर से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जहर भरा खाद तो उसी ने लच्छू को दिया था। लच्छू उसी दिन हरिहर के पास गया और दिल पर पत्थर रखकर बोला, हरिहर भाई, उस खाद को डालने से तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई, मैं तो माला माल हो गया। मैं सोच रहा था कि अब मैं शहर जाकर कुछ व्यवसाय करूं, तो मेरे पीछे मेरी खेत का क्या होगा। अच्छा होगा कि मेरे खेत भी तुम ले लो। हरिहर तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया। तभी उसने सोचा कि भैया के खेत तो बंजर हो गए होंगे, बंजर खेत का मैं क्या करूंगा। तभी सुमति बोल पड़ी, हाँ ताऊ जी, आप वो खेत बाबा को दे दीजिए। बाबा, आप ताऊ जी की बात मान लीजिए। सुमति के कहने पर हरिहर ने लच्छू की बात मान ली और लच्छू हरिहर को बंजर खेत देकर शहर चला गया। सुमति बेटा, हम इस बंजर खेत का क्या करेंगे? बाबा, आपका खेत आपको वापस मिल गया। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम में हम लोग जरूर सफल होंगे। तीनों ने मिलकर अपने बंजर खेत की सफाई की और दिन रात कड़ी मेहनत करके खेत को उपजाऊ बना दिया। सुमति की सूझबूझ के कारण अब हरिहर के पास खेती करने के लिए काफी जमीन थी। Please subscribe this channel.